नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है कपूर खानदान की फिल्मी परंपरा के इकलौते वारिस रणबीर कपूर की। हैप्पी बर्थडे। आप सुना आज आपका बर्थडे है? जी सर। क्या खुशी इतनी नजर आ रही है आपके सोल। कितनी उम्र कितनी है आपकी? सर आपकी उम्र कितनी है? मेरे को याद नहीं, मैं सिर्फ 62 साल कहती हूँ। बिल्कुल उसका उल्टा हूँ मैं सर। मतलब 26 साल के हैं आप? जी सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच सर। मैनी मोर गर्ल्स। नहीं सर, मरवा दोगे। गर्लफ्रेंड? क्या ऐसा मत कहो। क्या? मैनी मत कहो। हाँ, कौन? एक गर्लफ्रेंड काफी है सर। कौन? जो आप जानते हो, दीपिका। दीपिका। अच्छा, आपने बर्थडे के लिए कुछ उसको नहीं बुलाया? आज आपने बुलाया ना? नहीं जी, एक्चुअली हम वो कहीं शूटिंग कर रही है तो मैं उससे कल शायद मिलूंगा। कल मिलेंगे, बस उसको बुलाया स्पेशली आपने। तो आप केक कटाइए छोटा सा इस होटल में, ये मिला मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। काटिए इसको जरा। आप मेरे लेकर आएंगे? हाँ, मैंने पहले कहा जी। हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मोर गर्लफ्रेंड्स टू यू वंस अगेन। सर मरवा रहे हो। अरे साहब, मैं खिलाता हूँ ना आपको, साहब खाइए ना। मेरी आदत होती है, एक बार मैं आप भी चॉकलेट खा लो सर। मैं ऐसे लगाता हूँ। अरे क्या रेजोल्यूशन है आज के आपका? यही कि सर मेहनत और लगन से काम करूं एंड आई ट्राई एंड बी अ सक्सेसफुल एक्टर। एक बार बताइए, वारिस तो मैंने कह दिया आपको, पर आपको कपूर खानदान का पहले लड़का काफी दिनों बाद फिल्मों के अंदर आया। पहले ही फिल्म में तो बेचारा पिट गया थोड़ा सा, पर उसके बाद तो जादू ही चल गया लगता है। जी देखिए, मेरी पहली फिल्म थी सावरिया, जिसके निर्देशक थे श्री संजय लीला बंसाली। मेरे हमेशा से एक चाह थी कि मैं संजय लीला बंसाली का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो उनके साथ काम करूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सिनेमा के बारे में, एक्टिंग के बारे में। तो मुझे वो मौका मिला और आज जो भी मैं एक्टिंग के बारे में जानता हूँ, सिनेमा के बारे में जानता हूँ, वो उनकी बदौलत से है। जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया है, जो कुछ उन्होंने मुझे पढ़ाया है सिनेमा के बारे में, फिर उसके बाद आई बचना है। लॉन्च जब आपको किया कि कपूर खानदान का एक सुंदर सा लड़का लॉन्च करना है हमको, तो बंसाली साहब को लगा कि ट्रेडिशन में जाके क्यों लॉन्च करें? गलती हुई कहीं आपको कि आपको ट्रेडिशनल रोल में उन्होंने खड़ा कर दिया, राज कपूर बनाना शुरू कर दिया एकदम, ना कि जो आपने हसीनों में जो किया आपने, वो रोल आपको ज्यादा सूट करता है। तो गलती कहीं ना कोई ये कि आपको राजकपूर बनाने के बजाय ये रोल अच्छा लगता कि नहीं, लॉन्च की गड़बड़ हुई? देखिए सर, मेरा हमेशा ये मानना है कि संजय लीला बंसाली डायरेक्टर है, ये उनका एक विजन था जब उन्होंने सावरिया लिखी थी ये पिक्चर। तो हर फिल्म डायरेक्टर या एक्टर नहीं जानता कि कौन सी पिक्चर चलने वाली या नहीं चलने वाली। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, मुझे मेरा कैरेक्टर, जो किरदार मैं प्ले कर रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। संजय लीला बंसाली डायरेक्टर थे, म्यूजिक मोंटी था, सोनी कोलंबिया ट्राइस्टार प्रोड्यूसर्स थी, सोनम जो मेरी बहुत ही बेहतरीन और करीबी दोस्त है बचपन से, वो मेरी को स्टार थी। तो सब पूरा जो सेटअप था मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड अगर आज भी अगर आप पूछो कि अगर मैं बचना सीनों में लॉन्च हूँ या सावरिया में लॉन्च हूँ, मैं हमेशा कहूँगा कि मैं सावरिया से मुझे और बेहतरीन कैरेक्टर या फिल्म कभी नहीं मिलेगी लाइफ में। कपूर नाम होने का कितना फायदा है, क्योंकि बाद की फिल्में आपकी बहुत सक्सेसफुल हुई? देखिए, हाँ करेक्ट। देखिए सर, मुझे नहीं मालूम जीन्स क्या होते हैं। अगर एक बेहतरीन डॉक्टर का बेटा बेहतरीन डॉक्टर नहीं हो सकता, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लगन से काम करना पड़ता है। और एक्टिंग बहुत इजी नहीं है कि आपने मेकअप किया, 4-5 डांसिंग क्लासेस कर ली, हॉर्स राइडिंग क्लासेस कर ली और आप कैमरा के आगे बैठ गए। इसके पीछे मैंने बहुत कुछ मेहनत की है। मैं एक फिल्म स्कूल गया था, एक्टिंग स्कूल गया था, बहुत सारे क्लासेस लिए मैंने जब मैं बॉम्बे वापस आया। मैं संजय लीला बंसाली के अंडर मैंने उनको असिस्ट किया ब्लैक पिक्चर में। तो मेरी शुरुआत बहुत रूटेड लेवल से हुई। मैंने हर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पिक्चर देखा, राज कपूर की पिक्चर, गुरुदत्त की पिक्चर, महबूब खान की पिक्चर, बिमल रॉय की पिक्चर। तो ये सब मुझे एक सीख, इन सब डायरेक्टर्स ने मुझे एक सीख दिलाई, जिसको मैं एक्सपीरियंस लेके मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। रणबीर, आप पहले लड़के काफी दिनों बाद आए, लड़कियां तो बहुत कपूर खानदान की आई, अभी भी बहुत सक्सेसफुल है करीना उसके अंदर। तो आपके सामने समस्या खड़ी होती है कि इन जितने आपके इतिहास के अंदर आपके परदादा, आपके दादा, आपके चाचा, आपके फादर, आपकी मम्मी, सारे के सारे आपके कजन्स, सारे एक से एक बढ़कर कलाकार हैं, तो आपके लिए ये एक लाइबिलिटी है या एसेट है? इतने सारे रोल लोग कंपेयर करते हैं आपको, क्या किससे अच्छे हैं? देखिए सर, असल में तो है दोनों, लेकिन मैं इसको एक एसेट समझता हूँ, क्योंकि आज जो कुछ मैं हूँ, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर ने मुझे ये रास्ता दिखाया है। तो मैं इसको एक बोझ नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूँ। आई एम अवेयर ऑफ कि मेरे फैमिली ने क्या अचीव किया है 75 ईयर से।
और मैं इसको सिर्फ आगे लेकर जाना चाहता हूँ। और यही कोशिश है कि मैं अपने पेरेंट्स को मैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाऊं। आई मेक देम प्राउड ऑफ मी एंड आई डू सम गुड वर्क इन फॉर इंडियन सिनेमा। फिर अभी उसके बाद इस तरह की फिल्में आपने की हैं, अभी राजनीति एक फिल्म अलग से आएगी, आपकी अभी जो फिल्म शूट कर रहे हैं आप उसको अलग किस्म की है, सावरिया अलग किस्म की है, ये डिफरेंट रोल अभी तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके पीछे क्या आप कोई चूज इस तरह से करें कि आप वैरायटी दिखाना चाहते हैं कि मैं सब हर किस्म के रोल कर सकता हूं? नहीं सर, मेरा कोई ऐसा फिक्स्ड प्लान नहीं है। आज अगर आप देखा जाए तो आज अभी इंडियन सिनेमा प्रोग्रेस हो रहा है, तो बहुत सारे नए थॉट्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे भी सावरिया के बाद अगर पिक्चर नहीं चली तभी भी बहुत सारे डायरेक्टर्स ने मुझ पर विश्वास रखा, मुझ पर भरोसा किया, मुझको ऑफर किया पिक्चर। तो मैं सिर्फ स्क्रिप्ट पे जाता हूँ, अगर मुझे कैरेक्टर पसंद है, डायरेक्टर पसंद है तो मैं फिल्म करता हूँ। तो ऐसी कोई प्लान नहीं कि अभी मैं एक राजनीति करूंगा या एक कॉमेडी अजब प्रेम की गजब कहानी कहूंगा। अजब प्रेम की अजब कहानी, अजब प्रेम की गजब कहानी जी। तो आपका प्रेम भी उसी तरह का कुछ? बिल्कुल ऐसा ही कुछ। गजब है उसके नहीं, इतना गजब नहीं, वो काफी नॉर्मल है। नॉर्मल है, गजब नहीं है कुछ। नहीं जी। तो इस तरह के रोल जब करते हैं, मैं जो कहता हूँ कि अभी आपकी उम्र 26 साल के हो गए हैं आप जैसा, अब इश्क के चक्कर में पड़ गए जी। आपको तो कपूर खानदान की नाक बचानी है जी। तो लगता नहीं कि अगर ये डाइवर्जन हो गया कहीं? नहीं जी, डाइवर्जन नहीं है। आप दीपिका की बात कर रहे हैं। हाँ, दीपिका को पहले मिला था। आपके जीवन में दीपक जलने शुरू हुए ना। तो वो नहीं, क्योंकि हम अपनी प्रायोरिटीज को जानते हैं कि ये हमारी शुरुआत है फिल्म इंडस्ट्री में, हमें बहुत कुछ करना है। उसका भी करियर बहुत सक्सेसफुल रहा है एंड शी इज़ वेरी फोकस्ड, बहुत एम्बिशियस लड़की है, मैं भी बहुत एम्बिशियस हूँ। तो वी आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ कि मेरे सारे दोस्त हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो हम क्यों नहीं why can't she have a boyfriend or why can't I have a girlfriend? तो we just living a normal life, at the same time we are working, और सिर्फ हमारा जो प्रोफेशन है थोड़ा सा ग्लैमरस है। हाँ वो तो ठीक है, नोटिस में जल्दी आ जाते हैं, पर एक इस इश्क के चक्कर में कई बार डाइवर्शन होने से आपको लगता नहीं रिस्क नहीं ले रहे आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पहला भी कहा था, क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस। शाम को स्क्रिप्ट याद करने के बजाय दीपिका से बात करेंगे 1.5 घंटा सेलफोन, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये और एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि वो भी एक्ट्रेस है तो वो समझती है कि जब आप एक फिल्म में काम करें तो डिस्ट्रैक्शंस की जरूरत नहीं है, आपको फोकस रहना चाहिए। आप जब आप सेट पे हो कि आपको फोन पे आप नहीं बैठ सकते और लंबे लंबे कॉन्वर्जेशंस कर सकते हो। तो आई थिंक इट्स वेरी बैलेंस्ड कि हम दोनों दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि अगर वो एक बहुत ही मुश्किल फिल्म कर रही है तो मैं उसको स्पेस देता हूँ या वो मुझे स्पेस देती है। तो बहुत ही नॉर्मल रिलेशनशिप, बट वी जस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रोफेशन बेटर। कोई फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई किस्से हैं जिसमें अगर कोई इस तरह का लव अफेयर ब्रेक डाउन कर गया तो किसी न किसी का कैरियर खतरे में पड़ जाता है। मेरे को उम्मीद है कि आपका कभी नहीं होगा इस तरह का, और मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं इस रिलेशनशिप को, एक छोटे ब्रेक के बाद। सर नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है आतंकवाद के यमराज नरेंद्र भाई मोदी की। अब यमराज हैं या इंसान है? मीडिया वाले पता नहीं किसको क्या बना देते हैं भैया। नहीं यार, मैं एक सीधा साधा गुजराती भाई, दाल भात खाने वाला, जनता की सेवा करने वाला एक सामान्य इंसान हूं। क्योंकि आपके ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हो रखा ना, आपको चैलेंज किया उन्होंने, आपने कहा था मेरे प्रदेश में कुछ करके दिखा दे, तो उन्होंने करके दिखा दिया। ये शब्द सही नहीं है आपके, और कोई ऐसे मेरे शब्द निकाल दे तो मैं स्वीकार कर। आपने क्या कहा? कुछ तो चैलेंज किया था आपने। मैं हमेशा कहता हूं कि आतंकवाद को ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। इस देश में आतंकवाद की पगचंपी बंद होनी चाहिए। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और मैं मानता हूं पूरे देश में ये मूड बनाए बिना हम आतंकवाद का सफाया नहीं कर पाएंगे। नहीं भाई, एक बात समझे, जिस तरह की आपकी कठोर छवि है कि आप कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, जब आपके प्रदेश में आतंकवादियों ने एक बार 60 लोग मार दिए, आपके स्वाभिमान के ऊपर चोट तो लगी होगी। ये सवाल मेरे स्वाभिमान का नहीं है। आतंकवाद ये मानवता विरुद्ध लड़ाई है। पूरे विश्व की मानवतावादी शक्तियों ने इकट्ठा होना चाहिए और जो जहां से लड़ाई लड़ सकता है मानवता के लिए लड़नी चाहिए। अगर गुजरात के नसीब में वो लड़ाई आएगी तो गुजरात वो लड़ाई लड़ता है, और गुजरात ने इस लड़ाई को लड़ करके दिखा भी दिया है। पहली बार गत 5 वर्ष में एक के बाद एक हिंदुस्तान के सभी महत्वपूर्ण राज्यों में आतंकवादी घटनाएं घटी। गुजरात अकेला राज्य है जिसने सारा खाका खोल दिया, सारे पन्ने उगाड़ के रख दिए
और देश के सामने आतंकवादियों का सही चेहरा प्रस्तुत कर दिया। एक बार ये भी लगता है कि जो लोग पकड़े जाते हैं अंत में वो छूट जाते हैं, कोई उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल हो पाती। कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। गुजरात सरकार ने कानून की व्यवस्था की है। भारत सरकार के पास गुजरात ने ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए एक विधेयक पास करके दो बार गुजरात असेंबली ने विधेयक पारित किया, दिल्ली सरकार को भेजा, अभी तक उसका जवाब नहीं। भारत सरकार न उसको मंजूर करती है न उसको रिजेक्ट करती हैं। वो फाइल दबा करके बैठ गए हैं। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि ऐसा ही कानून महाराष्ट्र में है। गुजरात से 50 किलोमीटर की दूरी पर अगर महाराष्ट्र में कोई बम धमाका करेगा तो उसके लिए पुलिस के पास बढ़िया कानून है, प्रयोग तो नहीं कर रहे उसका। लेकिन गुजरात के अंदर होगा तो गुजरात के पास कानून नहीं है। कोई देश ऐसा नहीं हो सकता कि एक राज्य के पास कानून हो लेकिन दूसरे राज्य को कानून न करने दिया जाए। ये वोट बैंक की राजनीति सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, आप वोट बैंक की राजनीति क्या मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा, पर ये सवाल ये कि कानून की बात आप बार बार कर रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि गुजरात राज्य की सरकार ने, पुलिस ने दिखा दिया कि जो कुछ 5 राज्यों में हुआ उसके पीछे जो लोग थे उनको आपने भंडाफोड़ किया उनका, उसने किसी कानून की जरूरत तो पड़ी नहीं आपको। आखिरकार कानून की जरूरत क्यों पड़ती है? आप बार बार इस कानून की बात कर रहे हैं। पहली बात है कानून चाहिए सजा दिलाने के लिए, कानून चाहिए स्पेशल कोर्ट को बनाने के लिए, कानून चाहिए अधिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंट्रोगेशन के लिए। आप कभी भी 19वीं शताब्दी के कानून लेकर के 21वीं शताब्दी के हाईटेक टेररिस्टों को साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और इसलिए पुलिस के हाथ में एक जमाना था पुलिस के पास ऑर्डिनरी 303 राइफल थी। आज आपने पुलिस को AK-47 राइफल तो दे दी, लेकिन आप पुलिस के हाथ में कलम में ताकत नहीं देते हैं। एक सेंटेंस में बताइए कि ऐसी कौन सी कमी है जो आज के जो कानून है उसके अंतर्गत आप आतंकवाद का सामना नहीं कर सकते? आप मुझे बताइए कि आतंकवादी एक बम छोड़ के गया, आप उसको कहेंगे कि भाई आई विटनेस चाहिए। आई विटनेस कहां से लाओगे? आप इंट्रोगेशन करते हो, उसमें जो बताता है उसको सबूत मानना चाहिए। आप टेलीफोन टैप करते हो, टेलीफोन टॉक को सबूत मानना चाहिए, एविडेंस मानना चाहिए। ये कानूनों में व्यवस्था दुनिया ने आपको मतलब कन्फेशन को दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया है। दूसरा एक भ्रम फैलाया जाता है कि कानून होता है तो भी घटनाएं घटती हैं। ये मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे वोट बैंक के खिलाड़ी ये कैसी बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर हत्या करते हैं तो 302 का कानून है, लेकिन अब हत्याएं तो हो रही है। क्या 302 का कानून निकाल दोगे क्या? ट्रेन के अंदर बिना टिकट जाना गुनाह है, फिर भी लोग जाते हैं। तो क्या लालू प्रसाद ट्रेन में बिना टिकट जाना गुनाह है, ये कानून निकाल देंगे क्या? ये कैसी मजाकिया बातें हो रही है। नहीं, वो वोट बैंक आपने जो कहा, वोट बैंक इससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता है, इससे आतंकवादियों की खुराफत बढ़ती है और उनको मदद करने वालों की भी हिम्मत आ जाती है। आप नरेंद्र भाई, एक बात, जो आपके विरोधी हैं और बहुत सारे हैं, आपकी पार्टी में भी हैं, बाहर तो बहुत ज्यादा हैं, सवाल यह है कि जिस तरह की आपकी छवि कठोर हैं आप, कानून का दुरुपयोग जो होता है, कानून बनना चाहिए पूरे समुदाय के लिए, हिंदू या मुसलमान के लिए तो कानून नहीं होता ना। कानून सबके लिए होता है, सबके बराबर होता है, सबके बराबर होता है। अब जब लोग छूट जाते हैं, फेक एनकाउंटर आपके यहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं कि लोगों को मार दिया आपने उठा करके, आपके पुलिस ऑफिसर पकड़े गए, ये भी तो एक कानून की जो वर्दी का दुरुपयोग हुआ। कानून है तब होता है ना, हुआ ना मिसयूज। कानून है, विश्वास नहीं होता आपने। नहीं, कानून है तभी तो हुआ ना। अगर मान लीजिए किसी को, पुलिस को भी इंक्वायरी हुई तो कानून था तब हुई ना। अगर कानून न होता तो क्या होता? पुलिस के पास अगर ये आप मुझे बताइए, आप निर्दोष लोगों को मरने देने को तैयार हो, लेकिन 2 निर्दोष लोगों की जांच होने देने के लिए तैयार नहीं हो। निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, आप निर्दोष लोगों की चिंता नहीं है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि वो लोग कानून का विरोध करते हैं जिनको आतंकवादियों की चिंता है, जिन लोगों को आतंक की चिंता है, टेरर की चिंता है, टेररिज्म की चिंता है, वो कठोर से कठोर कानून के पक्षकार होते हैं। निवंत भाई, ये आपने बात ठीक की। अगर आतंकवादी के लिए एक लॉ है, उसको प्रिवेंट करना है, उसको सजा देनी है, जो दंगे करते हैं, जो मारते हैं लोग, उनको भी सजा उसी कानून के अंदर कोई ना कोई होनी चाहिए। इस तरह होनी चाहिए ना, कानून सबके लिए होना चाहिए, कानून किसी ने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो आपको एक बात जो जिस तरह आप कहना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है, ये इस तरह की
जो भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, उसको दूर करने के लिए भी कोई उपाय आप लोगों को सोचने चाहिए ना। भारत का संविधान है, भारत का न्यायतंत्र है, भारत में वाइब्रेंट मीडिया है। आप चिंता क्यों करते हैं इतनी? निर्दोषों को मरने देंगे क्या आप लोग? क्योंकि रोज ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है, कोई ना कोई वहां पहुंच जाता है। मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना हूं। दिल्ली में वो सरकार है जो मेरा एक भी गुना 100 मील दूरी पर भी हाथ लगेगा तो मुझे फांसी लटकाने के लिए मौका ढूंढ रही है। 4 साल से 4.5 साल से दिल्ली में सरकार बैठी है, अब तक मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लग पाया है, मुझ पर कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। बयानबाजी करते हैं वो पॉलिटिकल है, वो आप भी जानते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल वो है। आपकी रोजी रोटी के लिए मीडिया को भी मजा आता है, उनको भी मजा आता है। ठीक है, हम तो टारगेट हैं आतंकवादियों के बाद, आप लोगों के टारगेट हम ही हैं मीडिया वाले, कि या तो उनको मारो या इनको मारो। परंतु राजनीति जो आतंकवाद के नाम पर हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, मैं पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से। इसके नाम पर, आतंकवाद के नाम पर राजनीति हो रही है। आतंकवादी बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, मानवता के खिलाफ एक जंग है। इस पे क्यों वो कहते हैं जी नहीं हम नहीं कानून बनाएंगे, आप कहते हैं कानून बनाएंगे, तो दोनों की सोचने का अलग अलग तरीका क्यों है? पहली बात है, दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कानून बनाए हैं। अगर हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाता है तो सवाल उसको पूछना चाहिए। जो ह्यूमन राइट के सबसे बड़े ठेकेदार हैं उन्होंने भी कठोर से कठोर कानून बनाए हैं। अगर कानून का मिसयूज होता है तो हमारे देश में एक व्यवस्था है, लेकिन कानून न होने के कारण निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके लिए कौन जवाब दे? और इसलिए देश में, और मैं कम से कम पिछले दिल्ली बम के बाद, धमाके के बाद, हिंदुस्तान का मीडिया एक स्वर से कानून के पक्ष में जो कैंपेन कर रहा है, मैं सभी मीडिया के मित्रों को इस विषय में बधाई भी देना पसंद करूंगा आज, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं पिछले 4 दिन से मीडिया के सभी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, देश में कठोर कानून होना चाहिए, इस आवश्यकता पे बल दे रहा है। और हो सकता है दिल्ली की सरकार वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकल करके गरीब निर्दोष नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देगी। बीजेपी भी इस राजनीति से ऊपर उठे ना। हमने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया है, हम इतना ही कहते हैं 4 साल हुआ मैंने कानून पास किया है। गुजरात की 5.5 करोड़ की जनता ने जिस असेंबली को चुना है उस असेंबली ने पारित किया है, 2 बार पारित किया है। वैसा ही कानून महाराष्ट्र में है, तो गुजरात को रोका क्यों जा रहा है? अब शिवराज पाटिल ने मेरे को सीधी बात में कहा कि हमारे को जब वोट लिया हमने, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था हम पोटा को खत्म करेंगे, लोगों ने वोट दिया उसके लिए। मैं गुजकोक की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं उनकी तरफ से बात, मैं गुजरात का गुजकोक कानून की बात कर रहा हूं। शिवराज पाटिल जी में दम होगा तो करेंगे, दम नहीं होगा तो घर जाएंगे। मैं शिवराज पाटिल के लिए अपना टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। आप तो मिलके आए थे उनको। वे देश के होम मिनिस्टर हैं और एक गंभीर जानकारी मेरे पास थी कि दिल्ली में बम धमाके होने की संभावना है, आतंकवादियों ने ये सब बना के रखा हुआ है। और मुझे लगता है गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते अगर मेरे पास जानकारी आई है तो खुद जाकर के गंभीरतापूर्वक प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी एडवाइजर को और होम मिनिस्टर को बतानी चाहिए। मैंने बताई। तो जो लोग आपने पकड़े वहां गुजरात में, वो दिल्ली में आज आकर देखा मैंने कि वहां पर एनकाउंटर में वो भी लोग आए थे, उनकी वजह से कोई खबर दी? आपकी पुलिस भी यहाँ थी क्या? मैं पुलिस प्रोफेशनली काम करती है, मैं पुलिस के विषय में मीडिया में। पर आपको दिल्ली की स्पेसिफिक जानकारी थी क्योंकि आप बशर्ती आपकी पुलिस यहाँ पर लेकर के आई। जो मुझे जानकारी जितनी देनी थी प्रधानमंत्री को भी दी है, होम मिनिस्टर को भी दी है। और मैं पहले दिन से कहा है कि मैं टेररिज्म के ऑपरेशनों की चर्चा का राजनीतिकरण करके कभी उसका फायदा लेने की कोशिश नहीं करूंगा। आपको लगता है कि ये नेटवर्क सिमी का जो आपने पहली बार कहा कि सिमी के लोग इन्वॉल्व हैं, उससे पहले लोग कहते थे कहीं और से हैं, एशियन मुजाहिदीन होगी, तो आपने जो क्या यूज किया, टेक्नोलॉजी यूज की, प्रिवेंशन क्या क्या किया? देखिए, पुलिस ने बहुत प्रोफेशनली काम किया है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का उपयोग हुआ है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन को सीरियस माना गया है और एक के बाद एक टीम बना करके पुलिस के लोगों ने काम किया है। और मैं मानता हूं कि पुलिस को प्रोफेशनली काम करने देना चाहिए। एक बात जो और कही है, होम मिनिस्टर ने भी कही है, उनकी तरफ से आ रहा है बार बार कि एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए। आपको लगता है अभी कोऑर्डिनेशन है जो आप कर रहे थे, यूपी गवर्नमेंट में जो हो रहा था, राजस्थान में हो रहा था, मध्य प्रदेश में हो रहा था, आप लोग एक्सचेंज करते थे इन्फॉर्मेशन के लिए? मेरी पुलिस के मुखिया ने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि हम पूरे हिंदुस्तान की पुलिस का गौरव मानते हैं, उसके बाद उसकी बारीकियों में कुछ भी कहना
मेरी दृष्टि से उचित नहीं हो। नहीं, मैंने सवाल जो किया मोदी जी, जो एक जरूरत पड़ रही है कि सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए टेररिज्म के लिए, एक बात उठ करके अभी कैबिनेट में भी आई। मैंने भारत के प्रधानमंत्री को लगातार इस विषय पे कहा है कि हमारे देश में एक फैशन हो गई कि यूपीए वाले राज्य में कहीं घटना घटती है तो दिल्ली कहती है कि हम तुरंत पकड़ लेंगे, और एनडीए राज्य में घटना घटती है तो तुरंत कहा जाता है इंटेलिजेंस फेलियर है, हमने जानकारी दी थी। और मैंने कहा था भाई ये वेदर रिपोर्ट जैसी अपनी जानकारियां होती है, ये भी मैंने उनको कहा था। और तब मैंने कहा था, प्रधानमंत्री जी को आग्रह से कहा था, जैसे सरदार पटेल ने आईएएस आईपीएस कैडर का एक भारत का एक नया रूप दिया था, अच्छा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस ऐसे एक स्पेशल कैडर तैयार करें, ग्रासरूट लेवल तक। क्योंकि आज अगर पुलिस को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भेजते हैं उसको पनिशमेंट पोस्टिंग लगता है, साइड ट्रैक लगता है, उसके बजाय क्यों ना हम उसकी ऑल इंडिया इंटेलिजेंस सर्विस आईएएस आईपीएस की तरह और एक प्रोफेशनली करें। गुजरात में हम कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे हम आज हाईटेक टेररिज्म है, क्राइम हाईटेक होता जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग है। गुजरात इज ए फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जो हम फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इसी वर्ष हम इस काम का प्रारंभ कर देंगे जो क्राइम डिटेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। दूसरा हम काम करने जा रहे हैं रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में हमारा कंसेप्ट ये है कि 12वीं कक्षा के बाद जिनको भी सिक्योरिटी फील्ड में जाना है, चाहे आर्मी जाना है, एयरफोर्स जाना है, पुलिस में जाना है, बीएसएफ जाना है, या प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलानी है या डिटेक्टिव एजेंसी चलानी है, तो 12th के बाद वो इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होगा। 5 साल का उसका रिगरस ट्रेनिंग होगा। पर आपको अमेरिका वाले वेस्ट वाले वीजा नहीं देते, ज्यादातर खिलाफ रहते हैं। मैंने 2005 में कहा था, आपको अमेरिका ने वीजा फिर नहीं दिया, बहुत बुला रहे हैं आपको लोग, और पर आपकी पार्टी तो अमेरिका के रंग में रंग लिप्त है, प्रवेश करती रहती है, तो क्या? पहली बात यह है, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अमेरिका को पूछिए क्या मोदी ने वीजा मांगा है? आपने अमेरिका से वीजा अभी तक नहीं मांगा? मैंने नहीं मांगा। अच्छा, आप नहीं मांगेंगे भी नहीं? मैंने साफ कहा है कि मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि अमेरिका के लोग हिंदुस्तान के वीजा के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाएं। उन लोगों ने तो मांगा था, उनकी स्टेटमेंट है। मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि खुद अमेरिका पूरा कतार लगा के खड़ा हो जाए हिंदुस्तान में वीजा लेने के लिए। ये सपना होना चाहिए हमारा। पर एक बात बताइए, एक गिड़गिड़ाने वाला देश कैसा हो सकता है? ये मैं नहीं जानता हूं आप लोग क्यों ऐसे रोते रहते हो दिन रात। नहीं, मैं तो नहीं रो रहा। तो मोदी का भविष्य क्या है? मैं मोदी के भविष्य के लिए जिंदगी नहीं खपाता हूं। मोदी 5 करोड़ से बाहर निकलेंगे कि नहीं आप? मैं गुजरात की सेवा में लगा हूं, पूरी ताकत से सेवा कर रहा हूं और जितनी अच्छी सेवा हो सके करना चाहता हूं। आपकी अभी सेवा क्या बाकी है? मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद, और आपसे पूछूंगा 5 तीखे सवाल भी, और उसका तीखा जवाब अपनी नेचर के हिसाब से मेरे को दे देना। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से, और मैं उनसे पूछूंगा 5 तीखे सवाल भी। आपको सबसे अच्छा रंग आपकी जिंदगी की क्या प्यारा है, ये वाला या तिरंगा? मैं सफेद रंग को पसंद करता हूं हमेशा। तिरंगा नहीं पसंद आपको? तिरंगा तो सम्मान और श्रद्धा का केंद्र है। चुनाव के बाद आपको मौका मिला तो आप पहले होम मिनिस्टर बनेंगे या प्रधानमंत्री? हम पूरी शक्ति से एनडीए की सरकार बने, अडवाणी जी जैसे अनुभवी नेता देश के प्रधानमंत्री बने, यही एक एजेंडा है, उसी के लिए हम खपे हुए हैं। नहीं, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। अडवाणी जी तो बनेंगे, उसके अगर आप चाहेंगे अडवाणी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए मेरी पूरी पार्टी लगी है। हिंदुस्तान की जनता भी जो हालत है उसको देख रही है कि बहुत जल्द अडवाणी जी प्रधानमंत्री। अडवाणी जैसे आपको साथ ले रहे हैं, पार्टी ने आपको एक्सेप्ट किया है, सब कह रहे हैं कि आप उनके उत्तराधिकारी हैं। हम लाखों कार्यकर्ता मिलकर के अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भरपूर प्रयास। आप उनके उत्तराधिकारी हैं कि नहीं है? मैं नहीं मानता हूं राजनीति में ऐसी कोई व्यवस्था होती है। मैं अडवाणी जी प्रधानमंत्री बने उसकी पूरी शक्ति से काम में लगा हूं। आपका पॉलिटिकल दुश्मन सबसे कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट? मैं लोकतंत्र में दुश्मन शब्दों को स्वीकार नहीं करता हूं, प्रतिपक्ष को स्वीकार करता हूं, और प्रतिपक्ष विचारधारा से होते हैं। हिंदुस्तान में ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर आप हर एक के अपने अपने हैं। अगर राजनीति में ना होते कहाँ होते? मैं राजनीति में ना होता तो हो सकता है लिखना पढ़ना पसंद करता। किताबें आप लिखते हैं? आप फिल्म लिखता हूँ किताबें। किताब तो लिखी है आपने? हाँ, लिखता हूँ। फिल्म में भी एक्टिंग का शौक है कि नहीं? नहीं जी, कहाँ ले जा रहे हैं? हम बचाए कि नहीं बचाए? आतंकवादियों के लिए आपका क्या मैसेज है? पहली बात है, वो लोग मूर्ख हैं जो आतंकवादियों को संदेश देते हैं। आतंकवादियों को संदेश नहीं होते हैं, कार्रवाई। आतंकवादियों को एक्शन चाहिए, आतंकवादियों की भाषा में होना चाहिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भाषा को सुनते रहेंगे आप। तो ये थी आज की मुलाकात।
सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक। तो अब मैं सीधे सवाल पूछूं, 5 तीखे सवाल। जी सर। सबसे पहला सवाल कि आपके खानदान में पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में से बड़ा कलाकार कौन था? बड़ा कलाकार, देखिए मैं राज कपूर एज ए डायरेक्टर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, बट अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज कपूर ने शुरुआत की थी, मुंबई आए थे, उन्होंने एक पृथ्वी थिएटर शुरू किया था, तो ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग। राज कपूर वहां से लेकर उन्होंने अपनी ये लेगेसी कैरी की फॉरवर्ड। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि राज कपूर महान है या पृथ्वीराज कपूर महान है। फिल्मी जोड़ियों की अगर बात करें जी, राज कपूर और नरगिस, ऋषि कपूर और नीतू सिंह, कौन सी बेटी? मेरी आई थिंक फेवरेट ऋषि कपूर और नीतू कपूर है, क्योंकि आई थिंक उस दौर पे जब, जैसे मैंने कहा था कि एक्शन हीरा था, तो दे रिप्रेजेंटेड द इंडियन यूथ। आर.डी. बर्मन के गाने थे, बहुत फ्रेश बबली फिल्म्स थे। अगर आप देखा जाए खेल खेल में, रफू चक्कर, तो ये सब फिल्म्स अगर आप आज भी देखो तो आपको यू सी इट विद अ स्माइल ऑन योर फेस। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड दीपिका को कॉम्प्लीमेंट देना चाहें जी, तो क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूंगा कि वो बहुत ही अच्छी इंसान है, कोई नेगेटिविटी नहीं है उसमें, बहुत ही मेहनती है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत सिंसियर है, बहुत हार्ड वर्किंग है और मुझे बहुत चाहती है। अगर आप कपूर खानदान से बाहर कोई रोल मॉडल फिल्म के अंदर देखें जी, तो किसको मानेंगे आप रोल मॉडल? रोल मॉडल नहीं जी, मेरा हमेशा से एक ही रोल मॉडल रहा है और वो है राज कपूर। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं स्ट्रगलिंग एक्टर होता, क्योंकि आई डोंट थिंक मुझे और कुछ मुझे और कुछ करना है और कुछ सीखना है। मैं सिनेमा में पैदा हुआ हूँ और यही कोशिश करूंगा कि मैं भी सिनेमा को कुछ दे सकूं। एक्टिंग के अलावा आपकी जिंदगी में और कुछ नहीं? और कुछ नहीं सर। आपको लगता ना होना था? मतलब एक्टिंग आप पैदा इसलिए थे कि आप कपूर खानदान की ये लेगेसी जो है इंहेरिट करनी थी? जी बिल्कुल जी, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे ग्रैंडफादर राज कपूर को एक टेलीग्राम आया था एक दोस्त से, वो जो उन्होंने लिखा था कि द इंडस्ट्री वेलकम्स अ न्यू एक्टर इन इट्स फोल्ड। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।